वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो वी आर बैक ऑन डीयू परीक्षा फॉर और फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट 3 है। आए वो पहले दूसरे पार्ट आप देख के आए हुए हैं, उसमें मजा आया होगा, इंजॉयमेंट आई होगी, समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी फीडबैक हो जरूर देते जाइए। हर वीडियो के बाद कुछ ना कुछ फीडबैक देते जाइए। और अगेन 2023 का पेपर जल्द से जल्द भेजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार जरा सब्सक्राइब भी करते जाइए। थोड़े से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा दें, फिर देखने में मजा आएगा। तो सब्सक्राइब जरा करते जाइएगा। और क्या बोलूं भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप देख ही रहे होंगे। देख रहे हैं तो दोस्तों से दुआएं भी लिए, उनको भेज के उनकी मदद करिए, दूसरे लोगों की मदद करिए। अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स पर भेजिए कि भाई आप इसमें से यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट, आप सभी की मदद ही होगी और कुछ नहीं होगा। उल्टा आपको क्या मिलेगा भाई, दुआएं मिलेंगी। जब आप देखेंगे कि सब लोग, कोई दूसरा देखेगा और उसको कुछ ना कुछ मदद होगी आपके थ्रू, तो ऑब्वियसली दुआएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो दुआओं लेने का काम जरूर करिए, बिल्कुल भी पीछे मत हटिए कि कहीं पर आपको जो है दुआ ना मिले। बिकॉज लॉन्ग टर्म में मैं यही बोलता हूँ, दुआएं ही सबसे ज्यादा काम आती हैं। तो उस चीज पर आप फोकस रखा करिए हमेशा हमेशा। तो 2023 वाला पेपर भेज दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ भेजना है ये भी बता दो। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहां पर एडमिन को आप डीएम कर दीजिएगा। 2023 का पेपर तो जल्द से जल्द आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप भेजेंगे, जैसे ही कोई भेज देगा ना, बस एक दिन लगेगा मुश्किल से, आपकी वीडियो वाली भी अपलोड हो जाएगी। तो 2024 ऑलरेडी अपलोड उठाई, 2023 वाला भी आपका हाथ के हाथ अपलोड हो जाएगा। तो बस ये बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जल्द से जल्द पेपर भेजिए। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। शो द बॉन्ड हैवर साइकिल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ आयनिक केयर, गिव द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म यूज्ड इन द साइकिल। आइए समझते हैं होता क्या है बॉन्ड हेबर साइकिल। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड हमारे पास इस रिएक्शन में है, इस बेसिकली क्वेश्चन में है केयर। तो वो इस रिएक्शन से कहीं ना कहीं बना होगा। दिस इज माय कंपाउंड, और इसको बैलेंस करने के लिए आई हैव टू पुट 2 हियर। अब यहाँ पर ये चीज सब कुछ बन गया। अब के प्लस हाफ F2 से के एफ कैसे बना, क्या बस ऐसे ही बन गया? उसके अंदर के जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरीके से एक साइकिल में चलते हैं, उसको एक्सप्लेन करता है बॉन हेवर साइकिल। सो बेसिकली इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड, कि किस तरीके से कोई आयनिक कंपाउंड बना। आइए कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले पोटेशियम नेचर में सॉलिड, ये गैस फॉर्म में होती है, सबको पता है। यस सर, ये सबको पता है। नाउ मुझे बताइए क्या करना होगा। सर के पॉजिटिव एफ नेगेटिव होता है, इतना सबको पता है। तो इसका मतलब है कि जो हमें पोटेशियम है उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज कराना है। तो पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन लूज कराने को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन। उसमें जो उस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है उसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। बट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आयनाइजेशन एनर्जी की रहती है कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है कहां से? फ्रॉम न्यूट्रल, आइसोलेटेड एंड द लास्ट वर्ड इज गैसियस एटम। Is potassium in solid state or gaseous state? Sir, it is in solid state. So first of all, we have to convert it into gaseous state. तो solid से गैस में कन्वर्ट करने में जो भी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो सॉलिड से गैस जाने में जो भी एंथैल्पी या एनर्जी लगी होगी उसको मैं डेल्टा एच सब से लिख रहा हूँ। क्या चीज सबको क्लियर हुई? यस सर। अब मुझे इसमें से निकालना है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा क्या? के पॉजिटिव, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाएगा। अब क्या हुआ है यहाँ पर? हमने आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सो वी कैन से दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी। हमें जो एनर्जी देनी पड़ी वो क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ सबसे पहले सोच के बताइए, सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो हीट मुझे देनी पड़ेगी या हीट रिलीज होगी? सर ऑब्वियसली हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप सॉलिड को पहले मेल्ट करेंगे, फिर मेल्ट करने के बाद इवेपोरेट करेंगे, तो हीट देनी पड़ेगी। तो हीट देने पर डेल्टा एच का साइन क्या आएगा? सर वो आएगा पॉजिटिव। यस, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो आपने एब्जॉर्ब कराई, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। मतलब जो भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात करूँ, आयनाइजेशन एनर्जी में सिमिलरली हमने एनर्जी दी है, तो इसमें क्या आएगा? मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। ठीक है, आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही फ्लोराइड आयन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा। नाउ द पॉइंट इज क्या होगा कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन से हमें एफ नेगेटिव बनाना है। तो क्या आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन? के अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब भी एक इलेक्ट्रॉन एंटर करे किसमें? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में। सर न्यूट्रल तो है ये, आइसोलेटेड भी हम बोल सकते हैं, गैसियस भी बोल सकते हैं, बट ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। इसको सबसे पहले आपको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज एफ में। तो क्या करेंगे हम? ये जो एफ एफ बॉन्ड है, एक एफ एफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी, एक एफ एफ बॉन्ड को तोड़ के मुझे बताइए सबसे पहले कितने फ्लोरीन मिलेंगे? सर 2 फ्लोरीन मिलेंगे। तो एक एफ एफ बॉन्ड को तोड़ने में जो भी एनर्जी लगेगी उसको मैं BDE लिख रहा हूँ, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नाउ क्योंकि एक फ्लोरीन जो है उससे कितने फ्लोरी एक F2 से कितने एफ एटम मिलने? 2 एफ एटम। तो यहाँ पर हमें चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हमें जो है हाफ ही एनर्जी लग रही है, क्योंकि
अगर ये मान लेते हैं मैंने 300 जूल में एफ ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, 300 जूल में ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, एक एफ ये मिल गया, एक एफ ये मिल गया, तो मुझे 300 जूल में ही 2 फ्लोरीन एटम्स मिल गए। तो अगर मुझे एक फ्लोरीन एटम चाहिए तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम लगभग मानेंगे 150 जूल, क्योंकि 300 में हमें क्या मिल रहे हैं, 2 एटम, तो 150 में एक मिलेगा, तो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हाफ हियर, और रिएक्शन सब कुछ बैलेंस ही है। तो ये आपका आ गया एटॉमिक फॉर्म में। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है और ये बन जाएगा एफ नेगेटिव। क्या होगा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन डाला, क्या होता है हमें पता है, एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर और आप इसको डेल्टा एच ईजी भी बोल सकते, ठीक है। अब फाइनली के पॉजिटिव एफ नेगेटिव, क्या ये कैटायन है, क्या ये एनायन है, यस सर बिल्कुल है। एनायन और कैटायन मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, और जैसे ये क्लोज आएंगे क्या कोई इंटरेक्शन होगी, हाँ होगी, कौन सी, आयनिक इंटरेक्शन। जब जब कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होती है क्या कोई एनर्जी रिलीज होगी, हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जा रही है। तो यहाँ पर जो है फाइनली के एफ बन जाता है, और जो भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, क्यों रिलीज होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी कम होगी और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो वो एनर्जी जो है वो होती है लैटिस एनर्जी, जिसको हम यू नॉट बोलते हैं। तो यू नॉट क्या है, अब हमें सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले डेल्टा सब्लिमेशन क्या, मुझे इसको समझाने की जरूरत है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एनी सॉलिड और पोटेशियम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फेज। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बोल भी दी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को आप बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक a single FF bond, that is our bond dissociation energy. Then delta HEG, that is electron gain enthalpy को आप बता सकते हैं कि क्या है, amount of energy क्या होती है, रिलीज होती है, हाँ रिलीज when an extra electron is added to neutral isolated gaseous atom. Now U naught क्या है, that is lattice energy। इसको आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसी से जो आपने देखा था वहीं से कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an ionic compound or when a cation and anion interact with each other to form an ionic compound, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं the amount of energy required to break a crystal lattice of an ionic compound। अब सोच के बताइए, जो KF है ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड है, तो एक लैटिस बना लेते हैं, वो सॉलिड सा स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस लैटिस को तोड़ने में कुछ एनर्जी चाहिए होगी। क्या ये बोल सकता हूँ जितनी एनर्जी, मान लीजिए ये एक लैटिस है, मैं ऐसे ही जल्दी से हाइपोथेटिकली दिखाता हूँ, ये क्रिस्टल लैटिस है, इसके कोने पर आपका होगा क्या बोलते हैं कैटायन, और बीच में होगा आपका एनायन। तो ऐसे में जस्ट रैंडमली बना देता हूँ। अब ये लैटिस बना, इसमें इंटरेक्शन होगी ऑब्वियसली एनायन कैटायन के बीच में, ये बना, इसमें इंटरेक्शन हो रही है, इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तोड़ने के लिए मतलब इन द सेंस के पॉजिटिव एफ नेगेटिव को एकदम अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम बोलते हैं एक तरीके से लैटिस एनर्जी, के लैटिस को ब्रेक करने के लिए। दूसरी चीज कि जितनी एनर्जी हमें इसको तोड़ने के लिए चाहिए, क्या उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी जब ये बना होगा, हाँ सर बात तो सही है, जितनी एनर्जी इसने रिलीज करी व्हेन क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड, व्हेन अ लैटिस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, वो भी हमारे पास सेम होगी, हाँ। दैट्स व्हाई यू नॉट, दैट इज लैटिस एनर्जी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आप सभी को लैटिस एनर्जी से लेके इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी से लेके पूरा बॉर्न हैबर साइकिल क्लियर होगा। इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है, इजीली आप क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब जो फाइनल होगा, अब यहाँ पे के एफ जो है बना है, आप सभी को हेस लॉ पता होगा, थोड़ा बहुत नहीं पता तो मतलब मैं बता देता हूँ, बाकी क्या होता है सब हम जो है वो ऐड कर देते हैं। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका फॉर्म क्या हुआ, के एफ हुआ, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास इक्वल होगा जो भी हमने डेल्टा एच सब्लिमेशन दी, प्लस जो भी आयनाइजेशन एनर्जी लगी, प्लस जो भी बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगी उसका हाफ, प्लस जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगी, साथ में जो भी लैटिस एनर्जी रिलीज हुई। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या करा, सभी को ऐड कर दिया। आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये आपका डेल्टा एच फॉर्मेशन है, और आपने इसको मल्टीपल स्टेप में करवाया है इस प्रोसेस को, तो आप एट द एंड इन सभी को के डेल्टा एच को ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन हम निकालना है तो ये आएगा, एंड जनरली ये आपका नेगेटिव आएगा, बिकॉज जब भी कोई आप आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, हाँ सर स्टेबिलिटी बढ़ती है, तभी कोई ये चीज रिएक्ट कब करेगी। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब भी हम जाते हैं ना, ये केमिस्ट्री का रूल याद रखिएगा, बाकी केमिस्ट्री ऑनर्स में तो बहुत बार बता चुका, पर आप लोगों को भी बता दूं, केमिस्ट्री का रूल है, रिएक्टेंट से अगर आपको प्रोडक्ट प्रोसीड करना है ना, तो प्रोडक्ट हैज टू बी स्टेबल, तभी रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे आपस में, वरना वो क्यों ही करेंगे रिएक्ट। भाई अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बन रहा तो रिएक्शन क्यों रिएक्ट, ये हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्यों रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, नहीं करेंगे भाई। तो हमारे पास कहीं ना कहीं यहीं से स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का भी कंसेप्ट आता है। तो जो के एफ है दैट हैज टू बी मोर स्टेबल देन के और
F2 से, तभी हमारे पास जो है काम बनेगा। तो अगर उसको स्टेबल होना है तो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा, और वही एनर्जी जो है बेसिकली डेल्टा एच फॉर्मेशन की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है कि कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। आई होप आप सभी को बेहतरीन अंदाज में ये डिटेल में क्लियर हो गया होगा। दैट इज योर बॉर्न हैबर साइकिल। अब जो सवाल है देखिए कितने आसान है, कितने आसान है। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करवाइए के एफ की, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेटर साहब से अपना काम करने को बोल दिएगा। तो यही पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा एच फॉर्मेशन आपका। सबसे पहले आप सब्लिमेशन एनर्जी लिख दीजिए 87.8 यूनिट का ध्यान रखिएगा बस। फिर आप क्या लिखेंगे सर, सब्लिमेशन के बाद आपने आयनाइजेशन करवाई तो यहाँ पे 414.2, सिंपल सा। फिर उसके बाद आपने क्या करवाई सर, आयनाइजेशन के बाद हमने जो है वो बॉन्ड तोड़ा है, तो फिर आपका आ जाएगा 158.9। तो बहुत आराम से नजाकत के साथ आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करा आपने, बॉन्ड तोड़ने के बाद व्हाट यू हैव डन सर, उसके बाद हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाला। तो -334.7, -334.7। फिर आपने फाइनली क्या करा, -807.5। और फाइनली जो भी आंसर आएगा उसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट इजीली करके लिख दीजिएगा। जनरली आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी, किसकी, के एफ की। देखिए सेम तरीके का सवाल एक आध बार और आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है कि एक और बार आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाली, लगभग लगभग सब कुछ सेम रखिए। एक गलती जो हुई है उस चीज को कोई भी नोट नहीं कर पाया कि यहाँ पर जो है वो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखनी है आपको, ना कि डायरेक्टली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। जो जो यहाँ पर हुआ है ना उसी चीज को ध्यान से पुट करिएगा हर क्वेश्चन का। वैसे के एफ है, NaCl हुआ, बाकी इन सभी का बॉन्ड लेवल लगभग लगभग सेम बनेगा। जिसका अलग बनेगा उसका देख लेंगे, सवाल आया आई थिंक MgF2 का आया उसका थोड़ा अलग होगा, उस पर बात कर लेंगे। बट जिन लोगों का सेम है ना उनका ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से करना है। वैल्यू ध्यान से पुट करनी है, यहाँ पे हाफ जरूर लगाना है, हाफ मिस मत कर दीजिएगा, पूरा आंसर चला जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा पूरे आंसर का। सेम चीज यहाँ पर भी आगे ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर भी आई थिंक सेम ही सब कुछ लगभग वैल्यूज दे रखी है। लेटेस्ट एनर्जी 807.5, हाँ सब कुछ सेम है तो इसका भी आंसर सेम आएगा, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपसे सेम हीट ऑफ फॉर्मेशन अगेन निकलवाई है, सब कुछ लगभग सेम दे रखा है। तो ये सवाल आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीटेड है। क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, मे बी यस और मे बी नो, चांसेस हैं। तो 2-3 बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में आपके, अलग अलग ईयर्स में। तो हाँ आने के चांसेस, तो इसी टाइप का, ये नहीं तो इसी टाइप का सवाल आपका आराम से आ सकता है। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम वाला देख लेते हैं हम यहाँ पे, बॉर्न हैबर साइकिल। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज होगी, क्या है आइए समझते हैं। तो मैग्नीशियम से आपको रिएक्ट, आप किसको रिएक्ट करा रहे हैं, फ्लोरीन को, और आपको मिल रहा है MgF2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, यानी सबसे पहले मुझे ये बताइए सर, बिल्कुल बैलेंस। क्या ये सॉलिड होगा, हाँ सर। क्या ये गैस होगा, हाँ सर। सबसे पहला स्टेप क्या समझाने की जरूरत है कि इसको आपको गैस पे करना होगा, नो सर, इसको मैं खाली एस लिख देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, मैग्नीशियम से आपने कहा कि मैग्नीशियम पॉजिटिव कर दिया, क्या काम बन गया, नो सर। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैग्नीशियम 2+ चाहिए। तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है सर, Mg2+ होगा, और यहाँ पर IE1 थी, अब हमारी हो जाएगी IE2। समझ में आया। नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका जो है हमें बॉन्ड तोड़ना है, तो अब आप बॉन्ड तोड़ के क्या बना देंगे, F बना देंगे। ध्यान से सुनिए, क्या एक फ्लोरीन एटम की जरूरत है या दो, सर इस वक्त तो 2 फ्लोरीन एटम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम यही करेंगे। और जो हमने लास्ट टाइम करा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ, वो इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों फ्लोरीन एटम हमें चाहिए। क्या चीज समझ में आ रही है ना, क्या ये चीज समझ में आ रही है कि हमें दोनों फ्लोरीन एटम चाहिए। पिछले केस में एक फ्लोरीन एटम चाहिए था, तो हम उसी के लिए देख रहे थे कि उसको पाने में हमें कितनी एनर्जी चाहिए। इस बार ये FF बॉन्ड है, इस बॉन्ड को पूरे को तोड़िए, आपको दोनों के दोनों एटम जो चाहिए वो मिल जाएंगे। समझ में आया, यस सर। तो BDE को एज इट इज लिखेंगे। नाउ अब यहां से क्या करना है, हमें जो है वो 2F नेगेटिव करना है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये गैशियस था, ये भी गैशियस है, तो क्या होगा सोच के बताइए सर, सोचना क्या इसमें, सिंपल सा डेल्टा HEG आएगा। क्या यहाँ सिर्फ डेल्टा HEG ही आएगा, जरा सोचिएगा। बट हेयर द पॉइंट इज कि 2 फ्लोरीन में हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या ये चीज आप सभी को क्लियर हुई या नहीं, बोलिए यस। क्या बोला यहाँ पे क्या चेंजेस हैं कि एक तो सबसे पहले मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम गैस, फिर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस सेकंड करनी होगी। देन यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में हाफ नहीं लगाना होगा, दोनों फ्लोरीन चाहिए। देन फ्लोरीन गैशियस जो है हमारे पास, उससे हम फ्लोरीन बेसिकली नेगेटिव बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन में ऐड करेंगे। सबको आई होप चीजें क्लियर होंगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिमिलर सी है, मतलब कोई इसमें चेंज नहीं।
तो आप आराम से किसी का भी बना सकते हैं, मतलब Al3 पॉजिटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, आराम से देख के बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जैसे आप सभी लोगों को अगर मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन की बात करूँ तो वो होगी सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, वो भी फर्स्ट वाली, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली, प्लस क्या होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ नहीं लगाना, प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच ईजी, देन फाइनली प्लस यू नॉट। क्या ये चीज आप सभी को क्लियर हुई? बताइए मुझे जल्दी से जल्दी, यस और नो। एस की वैल्यू दे रखी है और सॉरी आयनेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड दे रखी है, फ्लोरीन की भी डी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। इस बार आपको लैटिस एनर्जी निकालनी है, बस क्या ही निकल जाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम तरीके का अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है, इस बार आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ ली, बाकी सारी चीजें देखिए तो आप आराम से कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ दे रखी है आप, तो 2184 जो है वो आपको इन दोनों का ही लगभग लगभग सम ही दे रखा है। तो आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 9 आ जाएगा 8, देन 7 8, तो 8 7, सॉरी 8 7 क्या कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं कर दिया मैंने, ओके 738। तो हाँ लगभग लगभग ये भी 2 के आसपास कुछ आ रहा है, तो हाँ 2000 के आसपास ये आंसर आ रहा है, तो लगभग लगभग आपको सेम ही दे रखी है। तो मैग्नीशियम पॉजिटिव की ये आई है, फर्स्ट मत समझिएगा, ये आई है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी आपको 2184 दे रखी है। क्या है, 1+2 का ही सम दे रखा है। आपको क्लियर हो गया? कैलकुलेटर है आपके पास सबके? यस सर, कैलकुलेट कर लेंगे, यस सर इजीली, वरना प्लस माइनस तो वैसे भी सभी को आता ही। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, लैटिस एनर्जी NaCl की निकालनी है बाय द डेटा। तो NaCl के लिए भी सेम होगा एज इट इज जैसे आपने KF के लिए बनाया था, तो सेम बॉन्ड है साइकिल बनाइएगा जैसा आपने KF के लिए बनाया था, वही सेम हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी और आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लैटिस एनर्जी किसकी, NaCl की, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये NaCl जो है वो NaCl2, देन आपकी सब्लिमेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब आपके सामने ही है। देन आपको क्या करना है, एक्सप्लेन बॉर्न हैबर साइकिल विद सुटेबल एग्जांपल, तो वो आप समझ ही रहोगे, मतलब कर ही लिया, इतनी देर से कर रहे हैं कि एफ का एक एग्जांपल ही था, बाकी भी चीजें थी वो एक एग्जांपल ही था। देन डिस्क्राइब द बॉर्न हैबर साइकिल फॉर कैलकुलेटिंग लैटिस एनर्जी, तो ऑब्वियसली ये भी हमने NaCl के लिए देख लिया है, सब कुछ यहाँ पे कर रखा है। अब देखिए व्हाई लैटिस एनर्जी वैल्यूज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज नेगेटिव वेयर एज दीज आर पॉजिटिव, क्यों है ऐसा? तो लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हमने कर ली है, कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, जब क्या होगी, हमारे पास जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी, तो हम कहलाएंगे कि ये हमारी क्या है, आपकी लैटिस एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और आयनाइजेशन और डेल्टा एच सब्लिमेशन फिर डेल्टा एच डिसोसिएशन हमारे पास ये पॉजिटिव आती हैं, क्यों आती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हम एनर्जी को देते हैं, एनर्जी यहाँ पर हम क्या करते हैं, देते हैं। वाई आर लैटिस एनर्जी वैल्यूज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, और आयनाइजेशन सब्लिमेशन डिसोसिएशन ये सारी पॉजिटिव क्यों है? द रीजन इज दिस ओनली की हमारे पास क्या होता है, ये जो है तीन लोग पॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये एनर्जी देते हैं, दीज आर एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एनर्जी गिवन, और बाकी के ऊपर दोनों लोग वो क्या है, एनर्जी रिलीज। तो इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशन बता दीजिएगा, तो उनमें ही लिखा हुआ होता है कि आप एनर्जी दे रहे हैं, तो उससे बता दीजिएगा कि एनर्जी दे रहे हैं, या इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। इस तरीके से आप समझा दीजिएगा, बहुत सिंपल से आप इस आंसर को लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं। नेक्स्ट, हाउ बॉर्न हैबर साइकिल कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, किस तरीके से स्टेबिलिटी दिखाता है, तो ये एक थोड़ा सा समझने वाली चीज है, मतलब समझने वाली क्या, इतनी यहाँ पे हमने जो है समझ ही ली, वैसे भी स्टेबिलिटी हमने उसमें ही बात कर ली कि यार केएफ जो बना था उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज ही होती है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है, इसका रीजन सब कुछ सबको समझ में आ गया था क्यों हो रहा है, बस वही चीज है यार, कि सबसे पहले एक तो चीज आप बताइएगा कि क्या होता है एट द एंड, जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उससे क्या होगा सर, ऑब्वियसली उससे ये होगा कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक चीज आप ये बोल सकते हैं। दूसरा आप बताएंगे लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट से, कि यहाँ पर एट द एंड क्या होता है, जो एनायन है और कैटायन है फाइनली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शो करते हैं, और कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बिकॉज क्या होता है वहां पे क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है। तो क्रिस्टल लैटिस जब फॉर्म होगा, जब क्रिस्टल लैटिस आपका फॉर्म हुआ होगा तो क्या होगा सर, जब क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हुआ होगा, जब क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होगा तो आयन एनायन कैटायन पास आए होंगे, इंटरेक्शन हुई होगी, और एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग चीज आपने बना, एक
स्टेबल स्ट्रॉन्ग चीज आपने बना दी है। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग चीज स्टेबल बना दी है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज ही हो गई होगी। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होगा, नेगेटिव और यू नॉट क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो इन दोनों की ही वजह से मेजरली पहले आप बता दीजिएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन बता दीजिएगा, फिर आप लैटिस एनर्जी के बारे में बताइएगा कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, क्यों ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। क्या होता है हमारे पास एनायन कैटायन, फाइनल स्टेप, फाइनल होता है ना ये हमारा जो फाइनल स्टेप है बॉर्न हेबर साइकिल का, वो लैटिस एनर्जी वाला ही होता है। तो आप बताइएगा कि फाइनली बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो नेट एनर्जी है, नेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, दैट विल कम आउट एज नेगेटिव, विच अल्टीमेटली टेल अस दैट एनर्जी हैज बीन रिलीज। एंड अगर एनर्जी रिलीज हुई तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ही आई होगी। डिफाइन लैटिस एनर्जी, write the expression for Born-Land equation and explain the terms involved in it। तो लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रखा है बॉर्न हेबर साइकिल में भी, तो यहाँ पे एक बार बताऊं। तो क्या होता है, जब भी हमारे पास गैशियस आयन हो, गैशियस एनायन, गैशियस कैटायन दोनों हो, कोई भी मैं mx ले लेता हूं, ऐसे ही वो आपस में रिएक्ट करते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। क्यों रिलीज होती है, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, क्योंकि एनायन कैटायन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इस mx कंपाउंड की। तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज सेड टू बी योर लैटिस एनर्जी। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई। Now we have to write the Born-Land expression for the lattice energy, that is something like this। तो ये आता है माइनस a चार्ज ऑन कैटायन, दैट इज +1 होगा या +2 होगा, इनटू चार्ज ऑन एनायन, दैट इज बेसिकली वही +1 +2, सॉरी -1 या -2, बेसिकली मैग्नीट्यूड ओनली। देन ई स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसका स्क्वायर। देन वील डिवाइड इट विथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। आर नॉट क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बेसिकली, और सम ऑफ द रेडियाई ऑफ एनायन एंड कैटायन, देन 1 माइनस 1 अपॉन n। यहाँ पर a क्या है, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, n से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिकॉज ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर। a की अभी बात करेंगे। n क्या होता है, ये बॉर्न एक्सपोनेंट होता है, इसकी बारे में बात करेंगे, इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी सबके बारे में पता है, ये क्या है आपका सम ऑफ रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है ना रेडियाई, ऑफ आयंस। n इज द बॉर्न एक्सपोनेंट, a इज द मेडुलम कांस्टेंट, e क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो सिंपल सा होता है। नाउ लेट अस हैव अ लुक क्या होता है यहाँ पर, इसका ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आता है। जो एनर्जी है, लैटिस एनर्जी, ये आपका r दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। अगर आप और ज्यादा क्लोज ले आए किसको, एनायन और कैटायन को, तो यहाँ पे जो है वो फिर रिपल्जन शुरू हो जाती है और आपका जो ग्राफ है या फिर एनर्जी है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, पॉजिटिव की तरफ। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, m पॉजिटिव एंड x नेगेटिव जो एनायन और कैटायन है, जो एनायन और कैटायन है वो गैसियस फॉर्म में, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ये इनफाइनाइटली दूर डिस्टेंस लगभग वहां से आते हैं, जैसे जैसे क्लोज आते हैं एनर्जी कम होती है कम होती है कम होती है, एक पॉइंट आता है जहां पर मिनिमम हो जाती है, फिर जैसे ही हम उससे थोड़ी सी आगे लेके जाने लगते हैं तो एनर्जी जो है वो अगेन स्टार्टेड टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेज, फिर रिपल्सिव फोर्सेज जो है वो डोमिनेट करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये इसका आपका एक्सप्रेशन, आर नॉट क्या है, सम ऑफ रेडियाई, एन बॉर्न एक्सपोनेंट, टी नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे कि लाइफ साइंस में मेंशन भी, आई थिंक सिलेबस में डेरिवेशन नहीं करानी, ऑनर्स में हम कराते हैं डेरिवेशन, तो वहीं की ये स्लाइड है, वहीं से ये प्रॉपर्ली डिराइव करी थी। अगर आपको बाय चांस देखनी हो तो आयनिक बॉन्ड का सेमेस्टर 1 में कराया था, तो वहां पर आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 में ही होगी शायद, बट हाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये आपकी बॉन्ड लैंड इक्वेशन हो गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय बॉन्ड कांस्टेंट और बॉन्ड एक्सपोनेंट एंड मेडलिंग कांस्टेंट। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बॉन्ड कांस्टेंट क्या है, एक सॉरी बॉन्ड एक्सपोनेंट क्या है, एक कांस्टेंट है और डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। क्या हमें इसकी वैल्यूज पता होती है, ध्यान सर इज नो, जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, या आप बोल सकते हैं साइज बड़ा होगा, वैसे वैसे इसका भी नंबर बढ़ता है। तो हीलियम में 5, देन नियॉन में 7, फिर 9, आर क्रिप्टॉन का 10, जेनॉन का 12, ऐसे होता है, वेरिएबल क्वांटिटी होती है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती किसके लिए क्या होगी। ये एक सिंपल सा आप इसके बारे में लिख सकते हैं। देन मेडलिंग कांस्टेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, क्या पता है कि एक क्रिस्टल लैटिस होता है, आप समझ लीजिए ये, उसमें जो है एनायन और कैटायन इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आपसे। तो लगभग क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूं ये बीच में एक रखा है मेरे पास क्या, कैटायन, और यहाँ पे कोने पे एनायन होंगे, तो लगभग मान लेते हैं ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 6 एनायन जो है वो और कैटायन आपस में वो कर रहे हैं, दैट इज इंटरेक्शन।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगी, जिसको आपको पता होगा K(Q1 Q2)/R² बोलते हैं, सबको याद होगा कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको आप बोलते हैं K(Q1 Q2)/R², ये सभी लोग पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, 6 एनायन और कैटायन के बीच में हो रही है, तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा। ये बात सब मानते हैं। बट यहाँ पर जो एक सिंपल हमारे पास आपको देख पा रहे हैं, ये एक क्रिस्टल लैटिस है। क्या एक ड्रॉप भी अगर मैं NaCl के लिए लूं या एक पार्टिकल भी लूं, क्या उसमें सिर्फ एक क्रिस्टल लैटिस होगा? क्या इतने ही मॉलिक्यूल होंगे? ध्यान से, उसमें तो बहुत सारे होंगे। यहाँ पर है, इसके बराबर में एक और लैटिस होगा ऐसे बना हुआ, इसके ऊपर एक और लैटिस होगा, देन सो ऑन एंड देन सो ऑन हमारे पास होता ही है। ठीक है, उसके ऊपर वगैरह लैटिस होता है। तो एक से ज्यादा मतलब 6, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कैटायन वो 6 से ही अट्रैक्ट हो रहा है, उसके साथ साथ रिपल्जेंस भी होती हैं, उसके साथ साथ रिपल्जेंस भी होते हैं। तो रिपल्जेंस वाले फोर्स को हम कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं। सो एग्जैक्टली क्या होता है, जो मेडलिंग कांस्टेंट है ये बताता है कि सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस में एक से ज्यादा इंटरेक्शन है। ऐसा ही नहीं है कि सिंपल एक आयन पेयर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो सिर्फ आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसके अलावा भी इंटरेक्शंस होती हैं, दैट कुड बी रिपल्जेंस एज वेल बिटवीन द सेम चार्ज वाले हमारे पास आयंस, या कि कैटायन कैटायन के बीच में, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली उनका इफेक्ट रहेगा। उस तो समी जब हम सम करते हैं एक्सपेरिमेंटली सारे इंटरेक्शंस का जो जो हो रही हैं, इंटरेक्शन मींस रिपल्जन एज वेल एज अट्रैक्शंस, उसको हम बोलते हैं मेडलिंग कांस्टेंट। क्या ये डिपेंड करता है टोटली क्रिस्टल ज्योमेट्री पर फॉर अ गिवन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, कि किस तरीके की ज्योमेट्री है, कितनी दूर पर कितने डिस्टेंस पर एनायन है, कितने डिस्टेंस पर दूसरा कैटायन है, उस पर ये टोटली डिपेंड करता है। किस पर? ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, और इंडिपेंडेंट होता है चार्ज के, क्या Z पॉजिटिव के इंडिपेंडेंट, Z नेगेटिव के एंड रेडियस के, ये इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास, रेडियस इसका एनायन और कैटायन का। तो डिपेंड करता है भाई कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कहाँ कैटायन रखा हुआ है, कहाँ एनायन रखा हुआ है, फिर दूसरे वाले क्रिस्टल लैटिस में कहाँ एनायन कहाँ कैटायन रखा हुआ है, तो उस पर टोटली ये डिपेंड करता है। जैसे NaCl में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होती है किसकी, 6 नियरेस्ट नेबर्स की, जो सबसे क्लोज जो 6 एनायन कैटायन आप समझ लिए, उनके बीच में क्या होती है, ये सबसे पहले 6 नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज, जो एनायन और कैटायन है वो 6, उसकी समझ लिया आपके पास एक कैटायन है, उसके आसपास 6 एनायन है, तो दे आर कैटायन के, हम बोलेंगे कैटायन के जो है वो 6 नियरेस्ट नेबर्स हो गए किसके, एनायन के, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। फिर उसके थोड़ी सी आगे हम जाएंगे तो देखेंगे वहां पर जो रिपल्जन हो रही है बाय द नेक्स्ट 12 नेबर्स, बाकी जो नेक्स्ट उसके बाद जो 6 हमने बोला कि नेगेटिव चार्ज वाले हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 12 होंगे वो रिपेल करेंगे ऑफ लाइक चार्ज, ऑब्वियसली लाइक वाले रिपेल करते हैं। तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे 6 आएगा, फिर 12/√2 एंड सो ऑन, इस तरीके से इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, मेन चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो ये कि यार किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एक एनायन और कैटायन तो नहीं होता, सिर्फ एक एनायन एक कैटायन, मल्टीपल चीज होती हैं। मल्टीपल चीज है तो मल्टीपल इंटरेक्शन। अब उन मल्टीपल इंटरेक्शन को कैसे हम बताएं कि यार क्या हो रहा है, मतलब क्या अट्रैक्शन हो रही है, कहाँ रिपल्जन हो रही है, किस तरीके से शो करें, उसी के लिए हमारे पास उस सभी का हम सम करते हैं एक्सपेरिमेंटली, और हमें मिलता है एक चीज जिसको हम बोलते हैं मेडलिंग कांस्टेंट। आयो आपको समझ में आएगा, ये जो लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला है, यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है, अगर सिंपल एनायन या कैटायन कोई होता एक ही, तो हम यहाँ पे सिंपल सा 1 लिख देता मैं सिर्फ, क्योंकि एक पेयर है सिंपल, उसमें इंटरेक्शन हो रही है, क्या क्या इंटरेक्शन, या तो रिपल्जन या अट्रैक्शन। अगर 2 पेयर्स के बीच में होता तो 2 लिख देता, 3 के बीच में तो 3, बट यहाँ पे सिर्फ सिंपल अट्रैक्शन ही नहीं है, रिपल्जन भी है। तो उसी के लिए प्रॉपरली जैसे आपने NaCl में देखा 6 - 12/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से डिपेंड करता है कि कितनी दूर दूर कौन रखा हुआ है, उसके हिसाब से ये प्रॉपर फॉर्मूला बनाया जाता है। सो आई होप लैटिस एनर्जी की चीज समझ में आई होगी, किस तरीके से यहाँ लैटिस एनर्जी है। बॉन्ड एक्सप्रेशन देख लिया, एक्सप्लेन कर ली टर्म्स इन्वॉल्वमेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, क्या कि बॉन्ड लाइन बताओ एक्सप्लेन करो, बॉन्ड लाइन बताओ एक्सप्लेन करो, बॉन्ड लाइन इक्वेशन एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेनेशन बहुत बार पूछा गया है। तो ये सारी चीजें, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एक्सप्लेनेशन देनी है दैट इज ऑफ मेडलिंग कांस्टेंट। तो आई होप ये लैटिस एनर्जी की चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज मेडलिंग कांस्टेंट, किन चीजों पर डिपेंड करता है, बात की हमने प्रॉपर्ली कर ली है। क्या होता है मेडलिंग कांस्टेंट, समेशन होता है सारे इंटरेक्शन का, डिपेंड करता है ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ आयंस पर। तो ये सारी डिस्कशन कर लिया, बाकी कटआउट भी लगा हुआ था नोट्स का, जो हमारे किसी सीनियर ने प्रोवाइड कर रखा था, तो वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा, वैसे ही एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट मेडलिंग कांस्टेंट क्या होता है, बात कर ली। व्हाई डू NaCl एंड MgO हैव सेम वैल्यू ऑफ इट, सबसे पहले क्यों होती है, आपने अगर वो चीज ध्यान से पढ़ी है तो आप सब लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे जो चार्ज है वो अलग है, मैग्नीशियम पर 2 आता है और सोडियम पर +1 आता है। सभी लोग क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं, एग्री करते हैं? यस सर, बिल्कुल करते हैं। और आपने क्या ये लाइन पढ़ी है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Z पॉजिटिव एंड Z नेगेटिव एंड R, मतलब साइज पर डिपेंड नहीं करेगा एनायन कैटायन के, ना ही चार्ज पर। तो इसका साइज अलग है, दोनों का साइज अलग है, ऑब्वियसली सोडियम का अलग, मैग्नीशियम का अलग, क्लोराइड का अलग, ऑक्साइड का अलग, चार्ज भी अलग है। तो बट इन पर तो डिपेंड ही नहीं करता है, तो क्या फर्क पड़ता है?
इन पर डिपेंड नहीं करता, तो हम बोलेंगे इसी वजह से इनका जो मेडलिंग कांस्टेंट है वो सेम होता है, बिकॉज इनका जो क्रिस्टल लैटिस है वो सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दे पोजेस सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको एफसीसी बोलते हैं, बाकी उसकी उतनी डिटेल में नहीं जा रहा है। तो मेडलिंग कांस्टेंट क्या होता है यार, एक ऐसा फैक्टर है दैट इज सोली डिपेंडेंट ऑन द अरेंजमेंट। किस पर डिपेंड करता है ये? टोटली डिपेंड करता है ये आपका अरेंजमेंट ऑफ आयंस पर। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ आयंस विद इन द क्रिस्टल लैटिस। ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आप लिखेंगे ये इंडिपेंडेंट है किसके? +1 -1, दैट इज चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन एज वेल एज साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन पर। तो ये चीज आप लिख दीजिएगा, आपका सिंपल सा आंसर बन जाएगा। अगेन फिजिकल सिग्निफिकेंस आराम से बता सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे समझाया जा सकता है मेडलिंग कांस्टेंट। तो मेडलिंग कांस्टेंट और बॉन्ड लेंथ इक्वेशन से ही सवाल आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट वी हैव इज सॉल्वेशन एनर्जी। तो देखते हैं क्या होता है सॉल्वेशन एनर्जी। एक नाम हाइड्रेशन एनर्जी सुना होगा, तो समवॉट उसी से ही रिलेटेड है। सॉल्वेशन एनर्जी से आप सबसे पहले वर्ड से समझिए सॉल्वेंट। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इसकी बात नहीं करेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट सबको पता है, जिस चीज में कोई डिसॉल्व कर रहा हो। तो क्या होता है, आपने कोई भी कंपाउंड लिया, अभी आयनिक की बात ही नहीं कर रहा मैं, कोई भी कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड को आपने किसी सॉल्वेंट में डाला। ठीक है सर, डाल दिया। अगर सब अगर कंपाउंड में कुछ एटम्स होंगे, सॉल्वेंट भी किसी चीज का बना हुआ होगा, ऐसा थोड़ी मतलब कुछ भी सॉल्वेंट मतलब पता ही नहीं क्या है, कुछ तो होगा ना। कोई एटम्स होंगे, इसमें कुछ एटम्स होंगे, इसमें कुछ एटम्स होंगे। अगर ये लोग आपस में इंटरेक्शन करने लगे, कोई कंपाउंड है उसमें कोई एटम होंगे, जैसे आप ले लीजिए NaCl है, मान लीजिए अभी के लिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ये इसके एटम हो गए। वाटर पानी है, H2O है, इसके एटम्स क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर ये आपस में इंटरेक्शन करने लगे, इनमें अट्रैक्शन हुई, तो क्या स्टेबिलिटी आएगी? क्या कोई एनर्जी रिलीज होगी या नहीं? बस इतना बताइए। हाँ सर होगी। तो जब ये लोग आपस में किसी सॉल्वेंट में, मैंने किसी भी कंपाउंड को डाला, तब क्या होगा? तो ये लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे, इंटरेक्शन शो करेंगे। उस इंटरेक्शन से क्या होगा? कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, या उससे पहले आप बोल सकते हैं इनको जो है वो स्टेबिलिटी आने लगेगी, अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और उसी रिलीज एनर्जी को हम बोलेंगे आपका सॉल्वेशन एनर्जी। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई? बोलिए यस और नो। व्हाट डू यू मीन सॉल्वेशन एनर्जी? एक सॉल्वेंट है, उसमें हमने एक कंपाउंड डाला, अब उस कंपाउंड के कुछ एटम्स है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट में भी कुछ एटम्स है। अगर उन एटम्स ने आपस में इंटरेक्शन शो करी, तो क्या होगा सर? उसमें जो है वो कुछ ना कोई इंटरेक्शन शो करी, तो कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होगी, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी, वही जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज सेड टू बी योर सॉल्वेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या है? इज द एनर्जी रिलीज व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट। सिंपल, जब आपने किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करा है किसी सॉल्वेंट में, तो आपका क्या होता है? कुछ एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट इज सेड टू बी योर सॉल्वेशन एनर्जी। आप इसको सिंपल सा बोल सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। कंपाउंड बोलना चाहिए किसी कंपाउंड, या फिर आप सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जब हमारे पास हो रही है, तब हम बोलते हैं कि ये जो है वो सॉल्यूट। अब इसी की सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा, अभी सॉल्वेशन से ही बात कर लेते हैं। चलिए, क्या होता है इसमें? अगर मुझे बताइए, एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी आ रही है। अब यहीं से बात आ जाती है सोल्यूबिलिटी। अब कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड की क्या अपनी लैटिस एनर्जी होगी? हाँ सर होगी। अगर मैंने उस लैटिस को तोड़ दिया, जैसे NaCl है, NaCl के लैटिस को तोड़ दिया, Na पॉजिटिव को अलग कर दिया, Cl नेगेटिव को अलग कर दिया, और अगर वो इंडिपेंडेंटली स्टेबिलिटी से सॉल्वेंट में रह रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई वो चीज जो है वो सोल्यूबल होगी? जैसे कि आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट सबको पता है, चौक को बोलते हैं। आप जैसे ही चौक को पानी में डिसॉल्व करते हैं या मार्बल को, वो नीचे जो है वो बैठ जाती है। क्या कहते हैं हम? कि वो प्रेसिपिटेट हुई। प्रेसिपिटेट होने का यही मतलब है, जो CaCO3 है ना, वो CaCO3 की ही फॉर्म में है, वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव की फॉर्म में नहीं टूटी। ये चीज होती है, समझ में आई बात? Ca जो CO3 है वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव की फॉर्म में नहीं ब्रेक डाउन हुई, तभी वो हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल है। तो यही केस आता है हमारे पास कि कोई भी आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, कोई भी आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, अगर उसने इंटरेक्शन या वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन किसी भी सॉल्वेंट में, तब वो सॉल्यूबल नहीं होगा, और अगर हो गया तो वो सॉल्यूबल होगा। अब हो जाएगा, क्यों होगा भाई? उसका भी तो कोई रीजन होना चाहिए। ऐसे ही आप किसी भी चीज को सोल्यूबल कर दोगे, क्यों टूटेगा? जो Ca पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, वो क्यों टूटेगा? आखिर क्या ऐसी चीज है? तो वही चीज डिटरमाइन करती है सॉल्वेशन एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, एक कंपाउंड है, मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूँ।
NaCl को आप मानिए कंपाउंड, सॉल्वेंट अब मैंने ले लिया पानी, इससे बढ़िया समझ में आएगा। इसको मैंने पानी में डाला, क्या ये सोल्यूबल होता है? आप सब लोग बताइए, नमक में पानी मिला देंगे, क्या नमक घुल जाता है? सर बिल्कुल घुलता है। कैसे घुलता है, क्यों घुलता है, उसकी अब बात करो। जैसे ही मैंने नमक को पानी में डाला ना, तो यहाँ पर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, इसका मतलब है क्योंकि ये सोल्यूबल है, हमें पता है ये सोल्यूबल है। तो इससे क्या होगा, अब आप बताइए, पानी होता है आसपास? सर बिल्कुल होता है, पानी ही पानी होता है, सिर्फ पानी ही तो होता है। तो पानी में H2O होता है? सर यस बिल्कुल होता है। जैसे कि मैं एक आध मॉलिक्यूल आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी हर तरफ पानी ही पानी है। आप लोगों को पता है बात, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ पर क्या आएगा, डेल नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, और क्या होगा, ये आपस में इंटरेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो Na पॉजिटिव ऑक्सीजन एटम से इंटरेक्ट कर रहा है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से इंटरेक्ट कर रहा है, क्या इंटरेक्शन हुई तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी। क्या एक एटम नहीं, बहुत सारा पानी होगा आसपास, बहुत सारा पानी होगा, बहुत सारा H होगा, बहुत सारा ऑक्सीजन होगा, तो पानी ही पानी होगा। तो अगर ऐसा होगा, पानी ही पानी होगा, तो इंटरेक्शन भी बहुत सारी होंगी। तो अगर इंटरेक्शन ज्यादा होंगी तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्या एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी रिलीज को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। नाउ अब बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, अगर ये एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई, अगर ये मोर हुई, किससे, एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, तो क्या होगा सर, लैटिस एनर्जी एक तो आप बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक आयनिक कंपाउंड में, या फिर दूसरी चीज कि अगर कोई भी हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है, उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज माई लैटिस एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई है सॉल्वेंट इंटरेक्शन में, अगर वो ज्यादा हो गई लैटिस एनर्जी से, तो क्या मेरा लैटिस ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी बस मुझे इतना बताइए। सर बिल्कुल हो जाएगा। लैटिस एनर्जी आपको देनी है, सॉल्वेशन एनर्जी आपको मिलेगी, कहां से मिलेगी, इंटरेक्शन से मिलेगी। तो अगर वो ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली हम काम कर देंगे, मतलब लैटिस को ब्रेक डाउन कर देंगे। और अगर लैटिस ब्रेक डाउन हो गया तो क्या आयनिक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में बिखर जाएंगे? सर बिल्कुल बिखर जाएंगे। तो क्या वो सोल्यूबल होंगे किसी सॉल्वेंट में, यानी ये सर बिल्कुल सोल्यूबल होंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है कि अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो आपका कंपाउंड सोल्यूबल है इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इनसॉल्यूबल। जितने भी सोल्यूबिलिटी के क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम में यही कंसेप्ट लगेगा। आपसे पूछ ले कोई कि दिस इज सोल्यूबल इन दिस बट इनसॉल्यूबल इन दिस, जो भी होगा आपको यही चीज बतानी है कि इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसमें सॉल्वेशन एनर्जी कम है। यही घुमा फिरा के आपको दो ही चीजें बतानी है कि इस केस में लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन सॉल्वेशन एनर्जी, तो ये इनसॉल्यूबल हो गया। बस यही बोलना है आपको, सिंपल सा दो तीन लाइनें हैं, ध्यान रखिएगा। आई होप कंसेप्ट समझ में आएगा, क्या कंसेप्ट है, एकदम बेसिक से समझाया कि सॉल्वेंट है, कंपाउंड है या सॉल्यूट है, एटम से उन दोनों के आपस में अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्शन बढ़िया है, ऐसा नहीं बेकार छोटी मोटी इंटरेक्शन नहीं, ये भी समझ लीजिएगा। इंटरेक्शन आपको यहाँ पे देख लीजिए, खतरनाक डाइपोल और आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है। ये क्या है, डाइपोल है, आपको पता है यहाँ पर डाइपोल होगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव से, और ये क्या है, पूरा आयन है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि बस वीक वंडरवॉल फोर्सेस हो गई आपके तो भाई सोल्यूबल है, नहीं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस नहीं चाहिए हमें, जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुई तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज उतना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी, और उतनी ज्यादा सोल्यूबल होने के चांसेस हैं। आई होप आप सभी को प्रॉपरली कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो आई थिंक इतना ही है। अब जैसे अब जब हमारे पास सॉल्वेंट वाटर होता है तो आप बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे कि आपने NaCl के केस में देख लीजिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन हो गई। और अगर हमारे पास कोई भी हम सॉल्वेंट है तो हम बोलते हैं सॉल्वेशन हो गई। कोई यहाँ सॉल्वेंट अगर मैं वाटर की जगह ले लूँ, कोई और सा सॉल्वेंट, एस सॉल्वेंट मान लीजिए, कोई एस सॉल्वेंट है, कोई एस सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्वेंट, वो जो सॉल्वेंट है हमारे पास, जब वो सारे एनायन और कैटायन को घेर लेता है, क्योंकि हर तरफ पानी पानी होता है और इंटरेक्शन शो करता है, तो उस प्रोसेस को सॉल्वेशन बोलते हैं। सॉल्वेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज सेड टू बी योर सॉल्वेशन एनर्जी। आई होप प्रॉपरली बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें अब सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी लैटिस एनर्जी डिस्कस कर ली है, कोई डिस्कशन अब नहीं बचा है। नेक्स्ट डिफाइन करनी है सॉल्वेशन एनर्जी, कर दी है भाई बहुत डिटेल में कि हमारे पास जब भी सॉल्वेंट इंटरेक्ट करते हैं या सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, आपको पता है कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं, मैक्सिमम केस में एनर्जी होती है, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको एब्जॉर्ब भी करनी पड़ जाती है एनर्जी, बट रेयर केसेस में होता है, कम कम, वो अभी नहीं पढ़ ले हमारा जो वो है, क्योंकि सोल्यूबिलिटी की बात पढ़नी तो हमारी एनर्जी रिलीज ही चाहिए। तो कैसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो अगर ये एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई किससे, लैटिस एनर्जी से, तो आप बोल देंगे कि यार ये हमारे पास जो क्या है, सोल्यूबल है। आप इसमें NaCl का एग्जांपल लीजिएगा कि NaCl की लैटिस एनर्जी कुछ होती है, फिर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। एनर्जी रिलीज ज्यादा तो सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, इस बातों का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी ऑफ AgCl इज ऑफ ऑर्डर ऑफ NaCl। अच्छा, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि लैटिस एनर्जी जो AgCl की है वो लगभग लगभग सेम है एज कंपेयर टू NaCl। सही बात है, ठीक।
देन इवन देन इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। भाई ये पर इनसोल्यूबल क्यों है जबकि NaCl सोल्यूबल होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ लैटिस एनर्जी पर बात डिपेंड करती है सोल्यूबिलिटी की? नो सर, ये तो बात हमने पढ़ी नहीं। हमने क्या पढ़ा है? हमने तो पढ़ा है यार लैटिस एनर्जी तो ठीक है, बट हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी भी तो होती है। वाटर आ गया तो अब हाइड्रेशन की बात करूंगा मैं, क्योंकि वाटर आ गया है तो सॉल्वेशन की जगह मैं हाइड्रेशन वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है। तो व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर देन वी विल से दैट द सॉल्वेशन एनर्जी इज सिंपली हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर ये इनसॉल्यूबल है और दूसरा सॉल्यूबल है तो क्या चीज हम बोलेंगे कि यार इतना श्योर है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी AgCl की है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl। इस बात को सभी लोग एग्री करते हैं। अब दूसरी चीज आई है, एक और चीज, AgCl बेटा क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड है। NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये नकली इंटरेक्शन शो करेगा। यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ डेल नेगेटिव आएगा। पानी जो है वो सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही कहीं ना कहीं शो कर पाएगा, उतनी ही उसकी टेंडेंसी है। वेरएज यहाँ पर प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आप चाहें तो लिख दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर होती है। और यहाँ पे सिंपल सिर्फ और सिर्फ वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आप लिख दीजिएगा। वीक डाइपोल, डी मतलब डी ट्रांजिशन नहीं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर होती हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी चीज का डाउट होगा। आपको घुमा फिरा के लिखना है और ऐसा भी बोल दीजिएगा बिकॉज ये क्या है आपका कोवलेंट है। ये आप मेंशन कर देना तो और बात बड़ी हो जाएगी, यार ये कोवलेंट है, ये आयोनिक है। भाई आयनिक कंपाउंड है, वो क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में एज सच नहीं मिलेगा। कोवलेंट भी क्यों है तो आप बता दीजिएगा कि हमने फजांस रूल पढ़ा है। फजांस रूल को भी यहाँ पर ले आइएगा। आप बोल दीजिएगा कि Ag पॉजिटिव जो है, Ag क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो किस तरीके से शो करेगा? वो सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन शो करेगा। Ag किस ऊपर आता है नीचे आता है या AU आता है? हाँ जो भी होगा, शायद 4D10 हो ही होगी आई थिंक। हाँ Ag 4D10 शो करेगा, AU नीचे आता है ना। हाँ तो Ag शायद 4D10 शो करेगा। तो आप बोल दिएगा सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज वेरी मच मोर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज गोइंग टू बी वेरी मच हायर एज कंपेयर टू NaCl। हेंस अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो ऑब्वियसली आयनिक कैरेक्टर कम, ऑब्वियसली आयनिक इंटरेक्शन विल बी मच मच वीकर। और अगर ऐसा होगा तो हाइड्रेशन कम, हाइड्रेशन कम तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कम। तो ऐसा हुआ तो हमारा फंडा क्लियर होगा। तो आप सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डिफाइन समझाइए कि सॉल्युबल होता कैसे, कि आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। ये आपका बेसिक फंडा हो गया। फिर कहेंगे अच्छा ठीक है आपने लैटिस एनर्जी तो बराबर बोल दी, बट भाई हाइड्रेशन एनर्जी भी तो देखो। क्या खाली लैटिस एनर्जी लिख के भाग रहे हो आप लोग? हमने पूरा पढ़ रखा है, पूरी वीडियोस हम देख के आए ड्यू परीक्षा की। हमें पता है कि लैटिस एनर्जी ही नहीं होती जो आप सोच रहे हो कि मतलब हम घुमा जाएंगे कि यार हाँ यार बात तो सही करें यार, लैटिस एनर्जी बराबर हो गई तो मतलब ये तो सोल्यूबिलिटी भी बराबर होनी चाहिए। नहीं, लेट सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है दो चीजों पर यार, दो चीजों पर, और दो चीजों पर बेसिकली दो चीजों के डिफरेंस पर। कितना ज्यादा डिफरेंस है? तो NaCl की जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज मच मोर लार्जर देन इट्स लैटिस एनर्जी। आई होप चीजें आराम से क्लियर होंगी। अगेन BaSO4 इज इनसोल्यूबल इन वाटर, समझाने की जरूरत है? लग तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप सिंपल बोल दीजिएगा। वैसे ये सल्फेट है तो उसका चलो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट ही बता देता हूँ मैं। आपका ये वाला कौन सा ग्रुप है? सेकंड ग्रुप की। तो बेरिलियम बेटा मांगे, फिर आता है आपका कन्या कैल्शियम से, सुंदर बाप राशि, ये आपकी होती है याद करने के लिए, याद करने योग्य। ये जो भी मैंने लाइन बोली है ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए ही है। तो ये जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? आपका साइज बढ़ रहा है किसका? केटायन का। तो केटायन का जो साइज है वो बढ़ रहा है, एनायन सबका सेम है। तो जैसे हमने पता है जो केटायन का साइज अगर बढ़ता है ना तो लैटिस एनर्जी वो सबसे पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। एज वेल एज हाइड्रेशन एनर्जी का भी सेम फंडा है। आप बोलेंगे लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन भी डिक्रीज हो रही है, बट सोल्यूबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही है? मतलब दोनों चीजें डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? कैसे सोचेंगे आप बताइए, मुझे खुद ही बताइए। कि मैं आपसे सबसे पहले सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा हूँ, किसका? सेकंड ग्रुप्स के सल्फेट का। मैंने आपको पता है कि कैटायन का साइज बढ़ रहा है, मैंने आपको ये चीज बता दी कि दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैटायन के साइज के, या किसी के भी साइज के, कैटायन हो चाहे एनायन हो, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम जितना बड़ा साइज। ये बात आपको समझ में आ गई? अब मुझे बताइए ऐसा क्यों है कि डाउन द ग्रुप जाने में सोल्यूबिलिटी जो है किसकी? सल्फेट की बात करें, सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीज हो रही है। ये बात मुझे बता दीजिए बस आप। ऐसा क्यों हो रहा है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कैटायन का साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, हाइड्रेशन भी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। तो सोल्यूबिलिटी किसकी? सल्फेट की जो है वो हो रही है डिक्रीज। अब क्या बोले? सर BaSO4 इनसोल्यूबल है वाटर में, सब मानते हैं इस बात को। सर मानते क्या, उन्होंने पूछा है तो मानना ही पड़ेगा। इसीलिए होगा, एक रीजन सबको पता होगा कि क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होगी?
ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, ये तो होगा ही होगा। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है कैसे, सो व्हाट वी विल से कि सेकंड ग्रुप का सल्फेट है, तो आप ऐसे इस चीज को समझा देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। अभी मुझे मार्क्स नहीं पता कितने मार्क्स का है, बट मैं पूरा बता रहा हूँ, अगर ज्यादा मार्क्स का आ जाएगा तो कैसे समझाना। आप सबसे पहले तो इसमें क्या बताएंगे, वही सोल्यूबिलिटी समझा दी क्या होती है, कैसे आती है, कब कब कोई चीज सोल्यूबल होती है, कब कोई चीज इनसोल्यूबल होती है। फिर आप लिखेंगे फॉर BaSO4 ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तभी क्या है इनसोल्यूबल है। अगर बड़ा और लेंदी करना हो तब आप बताइएगा कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो सेकंड ग्रुप सल्फेट में ये होता है, डाउन द ग्रुप आने में साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। बट एक चीज याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बट जो डिक्रीज है, बट डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, इस चीज को लिख दीजिएगा एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुई तो अल्टीमेटली किसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली किसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सर लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो गई। अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली इनसॉल्युबिलिटी हो गई, खत्म। आई डोंट थिंक अब कुछ समझाने की जरूरत, एक बार समराइज कर देता हूँ किस तरीके से करना है। आप सोल्यूबिलिटी बताइए क्या होती है, क्या कंडीशन है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल होने की सबको पता है, हाँ सर पता है। फिर आप बताइए कि ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा हो रही है हाइड्रेशन से, तभी BaSO4 इनसोल्यूबल है। यहाँ तक लिख दिया, बहुत बढ़िया। अगर लेंदी और बड़ा बनाना है तब आप आ जाइए ग्रुप 2 पर, कि ग्रुप 2 के सल्फेट्स लिख दीजिएगा, बताइएगा कि डाउन द ग्रुप आने में सोल्यूबिलिटी सल्फेट की डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हाइड्रेशन और लैटिस सबसे पहले दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज। अब आप बोलेंगे यार साइज के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप आने में हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज, बट डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, ये चीज आप बता देंगे। और अल्टीमेटली कौन ज्यादा हो गई, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुई तो ज्यादा थोड़ी सी इंक्रीज कौन हो जाएगी, लैटिस एनर्जी। तो यही है जो डिफरेंस आता है, यही इसको इनसॉल्युबल करता है। आई डोंट थिंक अब कुछ बोलने की जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूमेरिकल, जिसको आपको करना है कैलकुलेट की यू नॉट निकालिए। फॉर्मूला याद है सबको, -n क्या है वही आपको सबको पता है, एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए इज दी मेटलिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दे रखी है। जेड पॉजिटिव कैटायन पर चार्ज कितना है, 2 है, CF2 है ना। एनायन पर चार्ज कितना है, 1 है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको दे रखा है, हाँ सर, ई का स्क्वायर आपको करना है डिवाइड बाय 4πε0 की जगह आप सिंपल लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9, यही होता है ना, हाँ। फिर R0 मतलब क्या होता है, आर रेडियस, रेडियस दे रखा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखा है, तो 2.35 इंटू 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम में तो -10 मीटर में कर लो। देन 1 - 1/n बॉर्न एक्सपोनेंट इज 7। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ यूनिट्स का ध्यान रखिए, एवोगैड्रोस नंबर की यूनिट ठीक है, ए क्या है मेडलिंग कांस्टेंट 2 इंटू 10⁻1 ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो ESU में दे रखा है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दैट इज अ CGS यूनिट, ये आपकी CGS सिस्टम में दे रखा है। तो क्या करना चाहेंगे आप, तो अगर ये CGS में तो मुझे इसको भी सेंटीमीटर में करना होगा, -8 सेंटीमीटर। फिर मेरा आंसर किस में आएगा, क्या मेरा आंसर जूल में आ सकता है, नहीं जूल में नहीं आएगा, फिर किस में आएगा, कैलोरी में आएगा, शायद कैलोरी में आएगा या पता नहीं यार किस में आएगा। किस में क्या होती है, जूल नहीं अर्क्स में आएगा, हाँ अर्क्स में आएगा, सॉरी सॉरी, अर्क्स ही होती है ना, हाँ अर्क्स में आएगा। बट ऐसा हम खुद ही अवॉइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में ही कर लेते हैं। वी नो इसकी वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। तो वही चीज उसी का स्क्वायर आप यहाँ पे लग दीजिएगा, सही लिखा है ना मैंने, एक बार चेक कर लीजिएगा, उसी का स्क्वायर लिख दीजिएगा। एट द एंड आपका जो आंसर आएगा वो आपका उसी में आएगा, दैट इज जूल पर मोल में, या आप किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आगे का काम किसका है, सभी के पास कैलकुलेटर है, उठाइए, यूज करिए, आंसर तक पहुंचिए और आंसर को रिपोर्ट करिए। तो एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है वो भी यहाँ पर देख लिया, आई डोंट थिंक इसमें और कुछ करना है। चार्ज ऑन कैटायन एन फॉर्मूला सही लगाना, बस ये देख लूंगा क्या था फॉर्मूला, -NaZ पॉजिटिव, ठीक है ठीक है। ओके सो ये आपका न्यूमेरिकल भी हो गया है, सारी चीजें लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट थी, बॉन्डलैंड इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो सभी लोग सभी चीजें देख ली हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ। बहुत जल्द आपको DU परीक्षा पर एक और लेक्चर मिलेगा जो कि आपका लास्ट लेक्चर होगा किसका, केमिकल बॉन्डिंग का। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे और ऐसे ही आगे भी शेयर करते रहिए, और क्या ही बोलूं, बस शेयर करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।